हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउस बॉय का पार्ट 50। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो और उसके सारे दोस्त जान को ढूंढने के लिए निकल गए थे, मगर जान उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। अब आगे की स्टोरी। एक अंधेरी प्लेस पर कितने सारे लोग जो पुलिस से बचते हुए भागकर वहाँ आ रहे थे। एक लड़का कहता है, बॉस आज का फंक्शन तो बहुत ज़्यादा रिस्क था, पुलिस तो हमें पकड़ नहीं वाले थे। आई थिंक हमने सब कुछ सोल्व कर दिया है ना बॉस। बॉस जो गन को पकड़कर बड़ी जोर से सांसें ले रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने हमसे ख़रीदा, और फिर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने सारा पैसा ख़राब कर दिया। मेरी बेबी को पैसे की ज़रूरत है, अब मैं क्या करूँगा। सब कुछ ख़राब हो गया। डैम इट। अब मैं जाकर सोफे को क्या बताऊँगा। तुम सबको उसका बिहेवियर पता है, उसके एक्सप्रेशन से खड़े नहीं हुए। मुझे अब सबसे नफरत है, अब मैं क्या करूँगा। वो अपने सर को खुजला रहा था, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। वो स्मोकिंग करने के लिए लाइटर मांगने लगता है। उसी समय एक लड़का कहता है, बॉस मुझे लगता है वहाँ पर कोई है। सभी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, शायद वहाँ पर कोई पुलिस होगा जो उन लोगों को पकड़ने ले आया होगा। एक लड़का उसके पास जाकर कहता है, बॉस नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बॉस कहते हैं, तुम क्या स्टूपिड और इडियट हो। ये आज रात के लिए मेरे लिए सोफी होगा, इन द फैक्ट हम सब के लिए एक के बाद एक ज़रूर एंजॉय करेंगे। सभी ये बात सुनकर स्मिक करने लगते हैं और अपने लिप्स को लिक करने लगते हैं, और सभी उस लड़के के चारों तरफ घिर जाते हैं। उस ब्यूटीफुल लड़के को जैसे ही एहसास होता है कि उसके चारों तरफ कुछ लोग हैं, तो वो उठकर चिल्लाने ही वाला था कि एक लड़का उसके मुंह को बंद कर लेता है और बस अपने मुंह में उंगली रखते हुए कहते हैं, हुश, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि स्ट्रगल ना करने के लिए, हम लोग को फोर्स करने के लिए मत इंकरेज करो, नहीं तो तुम यहीं पर मरने वाले हो। इसीलिए बस लेटे रहो और सब कुछ का एंजॉय करो। समझ में आया। शाहजहान बस नोट करता है। वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था, इसकी वजह से वो बस रोए ही जा रहा था। वो तो उन लोगों की बातों का मतलब कुछ भी समझ में नहीं पा रहा था। वो बस मन में यही सोचता है, शायद ये सभी लोग इस प्लेस का ओनर है और ये कार्डबोर्ड भी उन्हीं लोगों का है। उन लोगों के पास गन देखकर वो तो और ज़्यादा घबरा जाता है। जान तो वहाँ से भागना चाहता था, मगर उसके पास थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं था वहाँ से जाने के लिए। वो बस उन लोगों को रिक्वेस्ट ही कर सकता था और मन में सोचने लगता है, मेरी लाइफ इस तरह क्यों है। मैंने जहाँ पर भी खुशियाँ चाहा, बस सब कुछ मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरी बू भी, वो तो यांग जी के साथ है। अब शायद वो खुश होगा। मैं यहाँ पर बस अपने बेबी के साथ रहना चाहता था, मगर वो भी मेरी लाइफ में नहीं है। इससे तो यही अच्छा है मैं मर ही जाऊँ, इस मौत को मैं एक्सेप्ट कर लूँ। ये सोचकर वो बस इसी का इंतज़ार कर रहा था। एक इंसान कहता है, बॉस ये तो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो स्ट्रगल नहीं करेगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा। बॉस कहता है, ओए लड़के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तेरे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे कोई बेग कर नहीं रहे हो सबको रोकने के लिए। मैं तेरे साथ रेप करने वाला हूँ, फिर तुम अपने लाइफ के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो। तुम क्या मेरे साथ सोना चाहते हो। तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मेरे फादर ने। मगर अभी भी शाहजहान कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो बस चुपचाप बस रो रहा था। बॉस तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं जान की ऐसी बिहेवियर देखकर, और उसके सारे लोग भी थोड़ा सा सरप्राइज थे और बहुत ज़्यादा घबरा भी रहे थे। वो सभी शाहजहान के ऊपर कपड़े को चीर लेते हैं जैसे वो कोई आवाज़ करे, मगर जान भी अभी भी थोड़ा सा मूव नहीं कर रहा था। तो बॉस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होकर शाहजहान को दीवार पर पोल करते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने भेजा है, तुम स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहे हो।
रिक्वेस्ट करो जो मैं तुम्हारी जान को बचा दूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। साजन सडनली कहता है, मगर मैं ऐसा ही चाहता हूँ। बॉस तो उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। शाहजहान कहता है, प्लीज़ रुको मत, मैं चाहता हूँ तुम मेरा रेप करो, मुझे मार डालो, तुम चाहो मेरे साथ जो भी कर लो, तुम्हारी जो मर्जी, बस तुम मेरे लिए बस एक ही चीज़ करो, मुझे मार डालो। मैं प्रेगनेंसी के हालत में मैं इस तरह सफ़र करते हुए नहीं जीना चाहता। मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम लोग मुझे मार डालो। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। बस उसे चुप कराते हुए कहते हैं, हे रोना बंद करो। और थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसा सोचना भी नहीं, तुम इस हालत में मर भी सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जब प्रेग्नेंट लोग इतना ज़्यादा पेन सहते हैं और सफ़र करते हैं। प्लीज़ अपने आंसुओं को वाइप करो और सब कुछ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये कहकर वो शाहजहान को प्रॉपरली बैठाता है और वो भी उसके पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ बाहर से जब हुसैन हुसुक को डांटते हुए वहाँ से निकल आया था तो हुसुक भी उसे पीछे पीछे आ गया था। उसका नाम लेते हुए हुसैन तो रोते हुए बाहर आ जाता है। हुसुक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो अभी क्यों कंप्लेन कर रहा है, उसे क्यों डांटा और फिर सारे दोस्तों के सामने उसके मन में क्या चल रहा है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्या वो ड्रंक हो गया है। मगर ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो और ज़्यादा भी ड्रंक कर सकता है, वो ऐसा कभी भी नहीं बिहेव करता है। फिर आज क्या हुआ, उसे उस तरह क्यों नाराज़ हो रहा है। हुसैन एक टैक्सी को रोककर वहाँ पर बैठने ही वाला था कि हुजूर उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझ पर इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे थे और वहाँ से इस तरह भाग कर क्यों आ गए, अच्छे से बताओ क्या हुआ है, क्या तुम ड्रंक हो जो तुम मुझे इस तरह बातें कर रहे हो। ये कहकर वो अपने मन में हंस रहा था क्योंकि वो ईशन को बस चिढ़ाना चाहता था। मगर जब वो देखता है कि ईशन रो रहा है तो उसे पैनिक आ जाता है। वो उसके चीज़ को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें डांटा तो, मगर मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज था कि तुम ऐसा रिएक्ट क्यों किए। आई स्वेयर आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगा, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ बताओ तुम मुझ पर इतना तक गुस्सा क्यों हो रहे थे, अब रोना बंद करो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता, मुझे सबसे बहुत ज़्यादा नफरत है। ईश्वन भी उस पर डांटते हुए कहता है, तुम्हें ये सबसे नफरत है तो तुम क्या चाहते हो, मैं हंसूं खुश रहूं, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर देख कर जब तुम दूसरे मेन और वुमेन के साथ सोने के लिए जाते हो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, मेरे दिल में दर्द होता है, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। तुम हमारी ये दोस्ती को बेनिफिट कह सकते हो चाहे तुम जो भी कहो, मगर मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब तुम दूसरों के साथ होते हो, तुम चाहे जो भी हो तुम बस मेरे हो, मुझे सबसे कोई भी परवाह नहीं है। उस वक्त तो पूरी तरह हक्का बक्का था। ईश्वर मुस्कुरा कर उसे किस करते हुए कहता है, ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, मैं कोई ऑर्डिनरी सेक्स डॉल नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा प्यारा सा लवली सेक्स डॉल हूँ और कुछ भी नहीं। उत्सुक तो और ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है, वो बस आंखें को ब्लिंक कर रहा था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, जैसे वो कोई ड्रीम देख रहा है। वो अपने आप को स्लैप करते हुए ये चेक करता है कि वो कोई ड्रीम देख रहा है। उत्सुक कहता है, तुम मुझे प्यार करते हो, ओ माय गॉड, तुम मुझे प्यार करते हो, आर यू श्योर। मुझे कभी भी नहीं लगा था, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था तुम मेरे लिए सेम फीलिंग रखते हो, मैं तुम्हें डीपली प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। मैं जब भी तुम्हें दूसरों के साथ हंसते हुए देखता हूँ, यहाँ तक मेरे दोस्तों से, स्पेशली ईबो के साथ जब तुम हैंग आउट होते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस होता है। जब ईबो फाइनली जान के साथ हो गया तब जाकर मुझे रिलीफ फील हुआ।
वह ईश्वन की चीज़ को पकड़ते हुए कहता है, आई लव यू टू क्वान। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं इस दुनिया से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और मेरी वाइफ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर उसे गले लगा लेता है। ईश्वन जब ब्लश करने लगा था, वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपनी चीज़ को पकड़ते हुए कहता है, एम्बरेस करना बंद करो, यहाँ पर लोग हैं और मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करता हूँ। उसे आगे कुछ भी नहीं कहने देता। उसे टाइटली गले लगाते हुए उसे किस करने लगता है। मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि आज से हम लोग की रिलेशनशिप में, चलो मैं तुम्हें प्रिंसेस जैसा ट्रीट करूँगा। हुसैन थोड़ा सा वरीड होते हुए कहता है, और ईपू और हमारे सारे दोस्तों वो अभी भी नहीं गए हैं। हुसैन अपने सर हिलाते हुए कहता है, वो सब पूरी तरह ठीक है। तुमने सुना नहीं ईपू ने क्या कहा? हमें जाकर अपने प्यार को चेरिश करना चाहिए, कहीं खो ना दे। अब मैं तो अपने प्यार को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है। आज की रात को मैं बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। ये कहकर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। ऋषण छोटे बच्चे की तरह वो गिगल करने लगता है। दूसरी तरफ संज्ञान भी, वो भी ड्राइविंग करते हुए धीरे धीरे कार को लेकर ओइनन के घर की तरफ चला जाता है। वो तो ओइनन गेट को अब हिट करने ही वाला था कि संज्ञान कार से उतरकर हंसते हुए कहता है, थैंक यू माई ब्यूटीफुल कार, मुझे घर पर पहुंचाने के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी हन बेबी बम को देखने के लिए। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? यू पोपट, उसका बेबी बम बस मेरे लिए है। मैं ही अकेला दे सकता हूँ और कोई नहीं। तुम जाकर अपने वाइफ के पास जाओ और तुम्हारे पास और 10 एक्स्ट्रा कार आ जाएंगे। यहाँ से जाओ। ये कहकर वो घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ओवेनहन जो सोने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही वो घर पर आया अपनी मदर के साथ आर्गुमेंट करने लगा कि वो संज्ञान को उसके प्रेग्नेंट के बारे में क्यों बताए। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद वो खाना खाकर वो भी अपने रूम में चला जाता है। उसकी मदर उसे अपोलॉजी करना चाहते थे, मगर ओवेनहन कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो बस सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिमाग में बस संज्ञान की बातें ही आ रहा था कि वो उसे प्यार नहीं करता। वो बस उसके साथ बेबी के लिए रहना चाहता है। वो उसके पास प्रेगनेंसी की बातें सुनकर आया था। उसे प्यार करता है इसलिए नहीं, वो बस बेबी का ख्याल रखना चाहता था। ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फ़ोन से संज्ञान की फ़ोटो निकाल कर देखने लगता है। दूसरी तरफ संज्ञान अपने कार से बात करने के बाद जब वो घर पर आता है, वो गेट को जोर से मारते हुए कहता है, हान बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हान बेबी, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारी क्यूट बेबी बम को टॉस करना चाहता हूँ। प्लीज़ डार्लिंग, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अपने आप को मार डालूँगा। ये कहकर वो जोर जोर से डोर को मारने लगता है और सारे नेबर्स को वो डिस्टर्ब करने लगता है। वैनन जब आवाज़ सुनकर नीचे आता है तो उसके मदर संज्ञान पर गुस्सा हो रहे थे कि यहाँ से जाने के लिए। वैनन अपने मदर को रोकते हुए कहता है, मदर आप यहाँ से जाइए, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। उसके मदर कहते हैं, मगर बेबी ये ड्रंक है। वैनन कहते हैं, कोई बात नहीं मम्मा, मैं उसे कंट्रोल कर लूँगा, अब जाइए। उसके मदर वहाँ से चले जाते हैं। वैनन डोर के पास खड़े होते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। संज्ञान पाउट बनाते हुए कहता है, मैं तो बस अब तुम्हारे बेबी बम को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ देखने दो ना, मुझे अंदर आने दो, मैं बस अकेला देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा परफेक्ट कार भी मेरी बेबी बम को देखे। वैनन अच्छी तरीके से समझ सकता था कि ये इडियट अभी ड्रंक हालत में है। वैनन गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम बेबी बम को देखना चाहते हो? क्यों? तुम बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल हो। तुम ड्रिंक करके आकर मुझे माफ़ी मांगना चाहते हो और तुम चाहते हो मैं सब कुछ के लिए तुम्हें माफ़ कर दूँ। जब मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे ब्रेकअप कर लिया और तुम चाहते हो मुझे वापस पाने के लिए। क्या तुम बास्टर्ड हो? मेरे घर से निकल जाओ।
संज्ञान कहता है, बेबी आई एम सॉरी, मुझे बस सेकंड चांस दे दो। मैं इसलिए नहीं हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम्हारे बेबी बम्प को देखने दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम चाहते हो मैं घर से निकल जाऊँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ। संज्ञान रोते हुए वहाँ से जाने लगता है मेन रोड की तरफ। उसी समय एक कार से उसका हिट होने ही वाला था कि मोइनान उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। संज्ञान नीचे था और मोइनान उसके ऊपर। वो अभी इसका रस नहीं करना चाहता था। मोइनान वहीं लेटे हुए उस पर हिट करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मना कैसे सच कर सकते हो, तुम मेरे और मेरी बेबी को इस तरह कैसे छोड़ के जा सकते हो, इडियट बास्टर्ड। ये कहकर उसे जोर से हिट करने लगता है। ऐसा दोबारा मत करना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं और मेरी बेबी तुम्हारे बगैर मर जाएंगे। दोबारा ऐसा कभी भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। संज्ञान वैनन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी वो सब कुछ के लिए। मैं बस तुम्हें वापस चाहता हूँ। हान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वैनन तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? तुम फिर से कल सुबह ये सारी बातें भूल जाओगे। तुम अभी ड्रंक हालत में हो। संज्ञान अपने सर को हिलाते हुए कहता है, नहीं हान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आंटी, आप सुन रहे हैं ना, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ। वैनन, तुम मुझे शादी करना चाहते हो ना? वैनन गिगल करते हुए वो भी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मदर देखो, संज्ञान मुझे शादी करना चाहता है। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मदर भी दूर खड़े होकर उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, खास करके अपने बेटे के लिए। उन्होंने कभी भी संज्ञान को फोर्स नहीं किया, यहाँ तक उसके पेरेंट्स को भी। ये संज्ञान का चॉइस था। उसी समय संज्ञान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जब संज्ञान ओइनन को किस कर रहा था, संज्ञान जैसे ही अपने पेरेंट्स को देखता है वो ओइनन को खड़ा होने में हेल्प करता है और अपने पेरेंट्स के पास जाकर कहता है, मॉम डैड, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ये कहकर ओइनन को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मदर फादर, ओइनन मान गया, वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी है और कॉन्ग्रेचुलेसन, आप दोनों ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। संज्ञान के मदर मिसेस किम मुस्कुराते हुए कहते हैं, रियली हन, तुम प्रेग्नेंट हो? मिस्टर किम कहते हैं, आई होप उसका बेबी भी अपने डैड की तरह रास्केली होगा। और कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, और तुम दोनों को भी। हम लोग तुम दोनों की शादी की अरेंज करते हैं। मोहनन के मदर भी उन लोगों को पास आकर उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो संज्ञान कहता है, थैंक यू आंटी। नहीं नहीं मदर, मैं हान का अच्छे से ख्याल रखूँगा और अपनी बेबी का भी। और मोहनन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है अब मैं तुम्हारा बेबी बम देख सकता हूँ, तुम मुझे हजरत ज़रूर दिखाना। ये कहकर वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। वैनान कहता है, वो ड्रंक है, डोंट वरी, मैं उसे ख्याल रख लूँगा। ये कहकर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब तीनों पेरेंट्स बैठकर उन दोनों की वेडिंग की प्लानिंग करने लगते हैं।